जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कब जो है पापक ग्रह या क्रूर ग्रह उस कुंडली में योग कारक हो जाते हैं। तो आपको जैसा कि पता है क्रूर ग्रह और या पापक ग्रह कौन कौन से हैं। तो सूर्य जो है क्रूर ग्रह कहलाता है, ठीक है। मंगल, शनि, राहु, केतु ये जो है और आपके जो है पापक ग्रह कहलाते हैं। लेकिन जब ये अपनी लग्नों में बैठे होंगे, मतलब अपनी कारक लग्नों में बैठे होंगे, तो क्रूर ग्रह भी जो है शुभ ग्रह जैसा रिजल्ट देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेष लगन की पत्रिका में मंगल जो है चूंकि लग्नेश है, तो अब ये जो है क्रूर ग्रह की तरह से या फिर पापक ग्रह की तरह से रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आप जब मेष लग्न की पत्रिका का फलादेश करें, ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मंगल जो है यहाँ पर शुभ ग्रह की तरह रिजल्ट देगा, ठीक है। और लग्नों के लिए जैसे कि अब आप यहाँ पे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, तो मेष लग्न और वृश्चिक लग्न में जो है मंगल शुभ ग्रह की तरह से रिजल्ट देंगे। वहीं पे वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, ठीक है, इन लग्नों में जो है मंगल जो है शुभ ग्रह नहीं है, यहाँ पर वो पापक ग्रह की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, हर लग्न में हर प्लानेट अलग अलग तरीके से रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल शनि की जो राशियाँ हैं, शनि की कौन सी राशि है, शनि की जो है आपका मकर लग्न हो गई, ठीक है, शनि का कुंभ लग्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे शनि के लिए जो है आपका मिथुन लग्न हो गया, ठीक है। इसके अलावा कन्या लग्न हो गया। यहाँ पे शनि जो है शुभ ग्रह का कारकत्व का रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह किस लग्न के लिए शुभ है और कौन सा ग्रह किस लग्न के लिए अशुभ है। आज मैं आपको सारी 12 लग्नों के शुभ और अशुभ जो है प्लैनेट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं मेष लग्न पे। मेष लग्न में मंगल, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, शुभ ग्रह हैं, तो ये शुभ ग्रह की तरह ही रिजल्ट देंगे। अब इसके अलावा 159 में बैठा जो भी प्लैनेट है वो भी जो है उस लग्न का, मतलब उस प्लैनेट की जो राशियां हैं वो भी उस लग्न के लिए शुभ जो है शुभ राशियां, मतलब शुभ ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेष में फर्स्ट का जो है स्वामी मंगल खुद हो गया। मेष लग्न में फिफ्थ के स्वामी सूर्य होते हैं, तो सूर्य भी यहाँ शुभ ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। ठीक इसी तरह के तरीके से मेष राशि में ही 9 के स्वामी, मतलब 9वें घर के स्वामी गुरु होते हैं, तो गुरु भी यहाँ पे शुभ की तरह रिजल्ट देंगे। अब आते हैं वृषभ लग्न में। वृषभ लग्न में 2, 6, 10 का कॉम्बिनेशन होता है। 2 मतलब कि शुक्र तो वैसे ही शुभ ग्रह है, तो वहाँ पे कोई आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। 2, 6, 10 मतलब 6 मतलब कि फिर से बुध हो गए, बुध भी यहाँ पे शुभ है, वैसे भी बुध शुभ ग्रह होते हैं। और 10 मतलब कि शनि, तो वृषभ लग्न में शनि जो है योग कारक है, तो ये अशुभ ग्रह की तरह रिजल्ट नहीं देंगे, शुभ ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर की जो है लग्न, जो कि है मिथुन। मिथुन में 3, 7, 11 का कॉम्बिनेशन होता है, तो मतलब कि मिथुन के जो स्वामी है बुध, वो तो शुभ ही है। 7 नंबर शुक्र, वो भी शुभ है। 11 नंबर मतलब शनि जो है वो मिथुन लग्न के लिए शुभ ग्रह है, ठीक है। चौथे नंबर पे आती है कर्क राशि। कर्क के स्वामी, कर्क का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कर्क में अगर आप ट्राइन देखोगे तो 4, 8, 12 होगा। 4 मतलब कि चंद्रमा, वो शुभ है। 8 मतलब कि मंगल, देखिए यहाँ पे कर्क राशि में भी मंगल जो है योग कारक प्लैनेट है। और 12 मतलब कि गुरु, वो तो शुभ ही है, ठीक है। अब आते हैं सिंह राशि पे। सिंह का कॉम्बिनेशन 5, 5, 9, 1 का होगा, यानी सिंह लग्न में जो है आपका जो है सिंह लग्न के जो स्वामी है वो जो है सूर्य हो गए, वो तो शुभ ही है। इसके अलावा 5, 9, 9 का मतलब है कि गुरु भी शुभ है, ठीक है। और इसके अलावा 1 मतलब कि मंगल भी शुभ है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझना है। अगली लग्न होती है कन्या लग्न। कन्या लग्न में जो है बुध इसके स्वामी है, तो शुभ ही है, ठीक है। 6 के अलावा यहाँ पर 2, 6, 10 का कॉम्बिनेशन बनता है। 10 मतलब कि शनि शुभ है। और इसके बाद ठीक है 6, 10 लास्ट में 2 आएगा। 9 नवंबर में 2 नंबर की राशि आएगी, तो यानी कि शुक्र भी इस लग्न के लिए शुभ है। इसके बाद में आती है तुला राशि। तुला में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तुला में 7, 11, ठीक है, 3, 7, 11 वाला कॉम्बिनेशन होगा, तो 7 बीच में आ गया। 7, 3, 7, 11, ठीक है। 7, 11, 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पर जो है 7 मतलब शुक्र शुभ है, ठीक है। 11 मतलब शनि शुभ है और 3 नंबर की बुध शुभ है, ठीक है। अब आते हैं वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न में 4, 8, 12 मतलब 8, 12, 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 8 मतलब कि मंगल शुभ है, 12 मतलब कि गुरु शुभ है, ठीक है।
4 8 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 मतलब चंद्रमा भी शुभ है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझेंगे। धनु लग्न में 9 आता है तो 9 मतलब 1 5 9 वाला ट्राइन होगा। फिर से 9 मतलब गुरु शुभ है, सूर्य शुभ है और मंगल शुभ है। फिर आता है 10 नंबर। 10 नंबर किसकी? मकर लग्न की पत्रिका हो गई। मकर का मतलब 10 है तो 2 6 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये ट्राइन आपको याद रखना है, यही ट्राइन घूम घूम के आएगा आपके पास। 12 लग्नों में यही ट्राइन बार बार आएंगे, बस फर्क ये होगा कि फर्स्ट हाउस में 1 लिखा है तो सिंह राशि में 5 हो गया और धनु राशि धनु लग्न में 9 हो गया, ठीक है। ये राशियां बदलती रहती है, ट्राइन यही है। एक आप ट्राइन को फिक्स कर लो अपने दिमाग में। 159 का ट्राइन मतलब ये ट्राइन के जो भी स्वामी हैं हमेशा शुभ लग्न को रिजल्ट देंगे। तो मकर लग्न में सूर्य जो है, सॉरी, मकर लग्न में शनि जो है वो शुभ ग्रह है। इसके अलावा मकर लग्न के 2 और प्लैनेट जो है 2 6 10, ठीक है। 2 मतलब कि शुक्र, 6 मतलब कि बुध, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 11 नंबर मतलब कुंभ लग्न की पत्रिका की बात करें तो यहाँ पे 11 आ गया फर्स्ट हाउस में। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? 3 7 11। 3 मतलब कि बुध, 7 मतलब कि शुक्र और 11 मतलब कि शनि। अब आते हैं मीन लग्न में, तो मीन का भी 4 8 12 वाला कॉम्बिनेशन हो गया। 12 पहले हाउस में आ गया, ठीक है। 12 मतलब कि बृहस्पति, ठीक है। 4 मतलब कि चंद्रमा और 8 मतलब कि मंगल। तो इस तरीके से ग्रह डिसाइड करते हैं कि उस लग्न में वो शुभ प्रभाव देंगे या फिर पापक प्रभाव देंगे। ये तो चलिए मेन प्लैनेट हो गए। अब आते हैं ऐसे प्लैनेट जैसा कि फॉर एग्जांपल राहु केतु की हमने कोई बात नहीं की, क्योंकि राहु केतु के पास कारकत्व तो नहीं है किसी भी राशि का। वो जो है वृषभ में और मिथुन में जो है राहु को उच्च का माना जाता है। ठीक उसी तरीके से वृश्चिक और धनु में केतु को उच्च का माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, राहु और केतु को नॉर्मली इस तरीके से समझा जाता है, जितनी भी धर्म त्रिकोण की राशियां हैं, 1 5 9 को धर्म त्रिकोण की राशियां बोलते हैं। 1 5 9 में केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है अर्थ त्रिकोण, इसको 2 6 10 बोला जाता है। तो अर्थ त्रिकोण में जो है आपके राहु महाराज अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन होता है काम त्रिकोण, मतलब इच्छाएं, यहाँ भी राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। 3 7 11 को कॉम्बिनेशन में जो है राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अंतिम में आती है मोक्ष त्रिकोण की राशियां। मोक्ष त्रिकोण मतलब 4 8 12, 4 8 12 के कॉम्बिनेशन में जो है फिर से केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपको इस तरीके से ग्रहों को देखना है। यहाँ पे कुछ चीजें और ध्यान देने वाली है। बुध अगर अकेले बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर बुध किसी पापक ग्रह के साथ बैठ जाएंगे तो वो जनरली, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर वो खराब रिजल्ट देने लगते हैं। जैसे राहु के साथ बुध बैठ जाए और राहु वहाँ पे अच्छी पोजीशन में ना हो तो फिर वो आपका नर्वस सिस्टम खराब कर देंगे, ठीक है। वहीं राहु अगर अच्छी कंडीशन में बुध के साथ बैठे तो ऐसा जातक बहुत अच्छा एनालिटिकल स्किल्स का बिजनेसमैन हो सकता है, डाटा एनालिसिस्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी पकड़ होगी इनकी, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से चंद्रमा 15 दिन शुभ होते हैं, 15 दिन अशुभ होते हैं। अमावस्या के चंद्रमा को शुभ नहीं माना जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को शुभ माना जाता है। तो चंद्रमा को भी आपको देखना होगा किसके साथ बैठे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है, आपको और एक चीज ध्यान देने वाली है कि कब जब शुभ ग्रह पापक ग्रह के साथ बैठ जाएंगे तो मिक्स रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक चीज और आपको देखनी, किसी पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट देखते वक्त इसको ये देखिए कि वो हाउस पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में है, ठीक है। पाप कर्तरी का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर हाउस, फॉर एग्जांपल 7th हाउस की बात कर लेते हैं। 7th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, 7th हाउस के पहले 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है और 7th हाउस के बाद 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, ये भी आपको देखना होता है, ठीक है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो है उस हाउस की पर्टिकुलर कंडीशन कैसी है। फॉर एग्जांपल 7th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं लेकिन 6th हाउस में राहु बैठे हुए हैं और इसके बाद में 8th हाउस में फिर आपका मंगल बैठ गए, तो ये पाप कर्तरी में आपका 7th हाउस आ गया। अब 7th हाउस एफ्लिक्टेड हो गया, पहले वहाँ शुक्र बैठे हुए, आप जनरल प्रेडिक्शन दोगे, अरे ये तो बहुत अच्छी कंडीशन है, शुक्र बैठ गए 7th हाउस में, पत्नी से लाभ मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा पत्नी के आने का, ये सारी ब्ला 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 जो प्रेडिक्शन जनरली लोग कर देते हैं। लेकिन आप पहले ये देखिए तो सपोज कोई घर है, उसके घर के एक पहले घर में शत्रु बैठा है और घर के अगले घर में भी शत्रु बैठा है, तो वो घर तो एफ्लिक्टेड हो गया ना। वो घर कैसे पनपेगा, वो घर कैसे डेवलप होगा जब पड़ोसी ही दुश्मन बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 7th हाउस में फॉर एग्जांपल बृहस्पति बैठ जाए, ठीक है, और 6th हाउस में शुक्र बैठ जाए, ठीक है, और 7th के बाद 8th हाउस में जो है आपका बुध बैठ जाए, तो यहाँ पर शुभ कर्तरी योग बन गया। मतलब कि आपके घर के
ठीक पहले के घर में मित्र बैठा हुआ है, या मित्र नहीं भी बैठा है तो शुभ ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है। शुक्र के फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति शुक्र आपस में जो है मित्र नहीं माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके पहले और बाद में शुभ ग्रह बैठे हैं तो इतनी खराब कंडीशन नहीं करेंगे जितना कि पापक ग्रह बैठे होकर करेंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि किसी भी पर्टिकुलर जो है भाव का फलादेश आप करना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को देखें, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें हैं जिनको आप जब देखें, ठीक है, कुंडली में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वह ग्रह जो है उस लग्न के लिए शुभ है कि नहीं शुभ है। ठीक उसी तरीके से किसी पर्टिकुलर हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं लेकिन पाप कर्तरी में है तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आराम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, संघर्ष, जातक को संघर्ष मिलेगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हाउसेस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ, शुभ ग्रह जो है दुष्टांत हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। शुभ ग्रह का क्या काम है? शुभ ग्रह आराम से रिजल्ट देते हैं। अब पता लगा बृहस्पति जाके 6th हाउस में बैठ जाए, 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का है, बृहस्पति जैसा ग्रह वहाँ पे जाके बैठ जाएगा तो कैसे अच्छा रिजल्ट देगा? मतलब उसको फिर दिक्कत होगी रिजल्ट देने में, ठीक है। ठीक उसी तरीके से 8th हाउस में जाके चंद्रमा बैठ जाए, हालांकि 8th में चंद्रमा को नीच का भी माना जाता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी देखिए। 12th हाउस जो कि गुरु का खुद का हाउस होता है, लेकिन यहाँ पे गुरु के कारकत्व तो कम हो जाएंगे, भले उनका खुद का हाउस है, लेकिन अगर गुरु वहाँ जाके बैठ गए तो ये मोक्ष त्रिकोण के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप भौतिकवाद से इसको देखो तो गुरु वहाँ पर उनकी पावर कम हो जाएगी, गुरु 8वें में आ जाएंगे तो उनकी पावर कम हो जाएगी, अनटिल अनलेस D9 में भी बड़ी अच्छी पोजीशन हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुंडली को देखना है और समझना है कि कौन से प्लैनेट जो है आपकी लग्न में योग कारक है और कौन से मारक है, ठीक है। जैसा कि मैंने एक सीधा फॉर्मूला आपको बताया, 159 मतलब ट्राइन के जो प्लैनेट होते हैं वो हमेशा जो है शुभ रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए और पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी को भी चेक कर लीजिए। पाप कर्तरी में कंडीशन कैसी है ग्रहों की, और शुभ कर्तरी में क्या कंडीशन है, ठीक है। अब आपको D9 में जाके देखना है। D1 चार्ट आपने चेक कर ली, ठीक है। अब क्या D1 की तरह से D9 भी पावरफुल है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल D1 में जो है मंगल मेष लग्न की पत्रिका है और मंगल यहाँ पर जो है वो 4th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। तो अगर इसको सीधे समझा जाए तो लग्नेश 4th हाउस में चले गए तो इसका मतलब है ये अच्छी प्लेसमेंट है। लग्नेश अगर 4th हाउस में जाएंगे तो ऐसे जातक को घर, प्रॉपर्टी जो है, व्हीकल, इन सब का सुख मिलेगा, ठीक है। लग्नेश 4th हाउस में बैठे हैं तो यहाँ से वो 10th को भी देखेंगे 7वीं दृष्टि से मंगल, ठीक है। मंगल 4th में बैठे हैं तो 7th हाउस को भी देखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब लग्नेश है तो प्रोटेक्ट करेंगे। यहीं पे कोई और लग्न होती तो मंगल इस तरीके का रिजल्ट नहीं देते, लेकिन हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं। मेष लग्न में मंगल जो है वो पहले और 8वें घर के स्वामी होते हैं और बैठे हैं 4th में, तो 4th में बैठेंगे, लग्नेश 4th में गए, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी सुख देंगे, ठीक है। इसके अलावा मंगल अपनी 4थी दृष्टि से 7th हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं और लग्नेश मंगल यहाँ से अपनी 8वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। तो मतलब लग्नेश ने अब इन सारे घरों को कवर कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं D9 में। D9 में जाके देखते हैं तो मंगल लग्नेश जो है वो अब जाके बैठ गए 6th हाउस में। तो लग्नेश अगर 6th हाउस में चले गए तो ये डाउन हुआ, थोड़ा सा टेक्निकली ये डाउन हुआ, हाँ बात सही है। लग्नेश अगर 6, 8, 12 में गए हैं तो थोड़े कमजोर जरूर हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें और देखने वाली हैं। सबसे पहली तो ये, लग्नेश अगर 6th हाउस में गए हैं तो यहाँ पर जो है मंगल 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं, ठीक है। तो 8वें भाव के स्वामी होते हैं तो ये जो है कंडीशन ऐसा दिखा रही विपरीत राजयोग वाली कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे लग्नेश थोड़ा वीक हुए लेकिन ये शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। मंगल को 6th हाउस में अगर वो जाता है, मतलब लग्नेश भी प्लस मंगल अगर 6th हाउस में जाएंगे तो ऐसा जातक जो है वो अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा। ये आराम से जो है हार नहीं मानेगा, ये चीज़ों से लड़ेगा, चीज़ों को समझेगा और जो भी शत्रु होंगे उन शत्रुओं को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मंगल की स्टाइल नहीं है। मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, ठीक है, और एग्रेशन वो पूरा दिखाएगा अगर वो 6th हाउस में जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से नहीं समझना है। हाँ ठीक है, कारकत्व तो थोड़े तो कम होंगे ही अगर 6, 8, 12 में कोई प्लैनेट जाता है। इसको हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वृषभ लग्न की पत्रिका में शनि जो है 10th हाउस में बैठे हुए हैं। वृषभ लग्न की पत्रिका में शनि योग कारक प्लैनेट होते हैं, ठीक है। अब वो जो है 10th हाउस में बैठे,
सॉरी 9th हाउस में बैठे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10th ही ले लीजिए, कोई नहीं, 10th में भी तो 11 लिखा हुआ है, 10th हाउस ले लेते हैं, ठीक है। 10th हाउस में बैठे, अब D9 में जाके हमने देखा तो वो जो है 8th हाउस में आके बैठ गए, तो फिर आप क्या बोलेंगे इस चीज़ को, कारकत्व में कमी हो गई, कारकत्व में कमी हो गई। लेकिन शनि यहाँ पर 8th हाउस में जाके लॉन्जिविटी बढ़ा देंगे। शनि जो है 8th हाउस के कारक प्लैनेट है, तो इसको दो तरीके से देखना चाहिए। 10th हाउस का लॉर्ड, मतलब कि 10th हाउस के लॉर्ड 10th में ही बैठे थे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी। लेकिन इसको जब हमने डीप डाइव किया, इसको डीपली समझा, तो हमें ये समझ में आया कि जो है ऐसा जातक अपने काम में बहुत अच्छा होगा, D1 चार्ट दिखा रहा है, बहुत कार्मिक होगा, बहुत मेहनती होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखा रही है। लेकिन इसकी सूक्ष्म जब हमने गणना की, सूक्ष्म कैलकुलेशन की, तो हमें ये समझ में आया कि ये जातक अगर कोई अकल्ट से, रिसर्च से रिलेटेड काम करेगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ D9 की चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। पहले केस में मंगल 6th हाउस में गए थे, तो सेवा से जुड़कर अगर ये जातक काम करेगा तो अच्छा करेगा, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड कोई काम करे फर्स्ट केस में तो अच्छा होगा। सेकंड केस में लग्नेश जो है, सॉरी 10th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में आ गए। अब ऐसा जातक बहुत अच्छा जो है रिसर्चर हो सकता है, बहुत अच्छा CA हो सकता है, बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अकल्ट साइंस में मास्टर हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ D9 चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, कन्या लग्न की पत्रिका में, ठीक है, 2-6-10 का कॉम्बिनेशन होता है। शुक्र जो है वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, कन्या लग्न की पत्रिका में शुक्र 5th हाउस में बैठे, और D9 की चार्ट में वो 12th हाउस में चले गए, ठीक है। D9 में अगर 12th हाउस में चले गए तो आप क्या फिर कारकत्व में बोलेंगे। देखिए, शुक्र जो है कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस में उच्च का होता है। ये बात सही है कि शुक्र अगर 6, 8, 12 में जाएंगे तो अपने कारकत्व, मतलब अपने रिजल्ट को डाउन कर देंगे। लेकिन 12th हाउस जो है इच्छाओं की पूर्ति का भी होता है, बेड प्लेजर को भी देखा जाता है, ठीक है, यहाँ से और बहुत तरीके के सुख देखे जाते हैं। 12th हाउस से फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करने वाला जातक हो सकता है। पंचमेश का परिवर्तन हो गया 12th हाउस में। तो ओवरऑल आपको ऐसे नहीं कोई प्रेडिक्शन देनी है कि जब तक आप डीपली समझे ना, कोई भी प्लैनेट अगर अपने से डाउन जा रहा है तो वहाँ पे वो कारकत्व में कमी करेगा। 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा था D1 के हिसाब से, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा एजुकेशन में हो सकता था, ठीक है, बहुत अच्छा एजुकेशन में हो सकता है। इसके अलावा वो जो है आपका इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा हो सकता है, खासतौर से शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता है। अब वो 12th हाउस में चला गया, तो इसका मतलब है ऐसा जातक डीप डाइव करेगा तो आपको क्या मिलेगा कि फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़कर कोई काम कर सकता है, ठीक है, या फॉरेन कंपनीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। या फिर 5th हाउस से आपको देखते हैं कि आप टीचर हो सकता है, तो ऐसा जातक जो है 12th हाउस से रिलेटेड किसी कारकत्व में टीचिंग दे सकता है, ठीक है, कोई ट्रेनर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी। आपको D1 में पहले प्लैनेट को खोजना है कि D1 में प्लैनेट की क्या कंडीशन है, फिर आपको D9 में जाके प्लैनेट की कंडीशन देखनी है। D1 और D9 का मिक्स करके ही आप फलादेश करिए, तो आपका जो फलादेश है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। सिर्फ D1 के बेसिस पे प्रेडिक्शन करना और D9 ना देखना, ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे कि बहुत महंगा लैपटॉप हो और उसमें नेटवर्क ही ना हो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं D9 को बहुत तरीके से देखने की ज़रूरत होती है। जब भी आप कुंडली देखिए तो D9 को अच्छे तरीके से देखिए। तो कुंडली का ये मैंने दूसरा पार्ट कवर किया। कुंडली में तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये देखना होता है कि कोई भी रिजल्ट कब आएगा। आपके पास जब कोई भी अपनी पत्रिका लेके आएगा पूछने के लिए, कि तब वो आपसे ये पूछेगा मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, ठीक है, मैं फॉरेन कब जाऊंगा, ठीक है, या मेरा कोई एग्ज़ाम कब क्लियर होगा, कंपटीशन कब क्लियर होगी। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको देखनी पड़ेगी कि उस जातक की महादशा या अंतरदशा कौन सी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आपसे पूछने आया कि मेरा विवाह कब होगा, अब उस विवाह के लायक उसकी उम्र है, पहले आप ये देखिए, ठीक है। अगर वो जातक विवाह की उम्र का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी उम्र विवाह के आसपास है, तभी मतलब एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब कोई 70 साल का व्यक्ति आके आपके पास ले आए पत्रिका और आप बोले आपके विवाह के योग हैं, तो ये तो फिर अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ चेक करना है कि वो महादशा या उसकी उम्र उस पर्टिकुलर रिजल्ट को मैच कर रही है कि नहीं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम
ये देखना चाहते हैं कि जातक विदेश कब जाएगा, ठीक है। अब विदेश के लिए फॉर एग्जांपल कोई पीआर के लिए ट्राई कर रहा है, अपने फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहा है, तो आपको सबसे पहले उसका 12th हाउस देखना पड़ेगा। 12th हाउस देखिए, उसमें बैठे प्लैनेट देखिए, ठीक है। 12th हाउस में बैठा प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है उसको देखिए। 12th हाउस का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है उसको देखिए, ठीक है। वो किस नक्षत्र में बैठे वो भी देखिए। देखिए यहाँ पे नक्षत्र में क्यों स्पेशली बोल रहा हूँ, नॉर्मली कोई भी प्रेडिक्टर्स, देखिए मैं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बोल रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, लोग सिर्फ राशियों से ग्रहों की स्थिति देखकर प्रेडिक्शन दे देते हैं, ठीक है। वो फिर उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं होती है क्योंकि आप नक्षत्रों को नहीं देखते हैं। कोई भी ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, अब वो नक्षत्र का स्वामी के हिसाब से वो रिजल्ट देगा। ग्रह के पास खुद से कोई पावर नहीं होती है अनटिल अनलेस पहले राशि की पावर देखी जाएगी, फिर उस भाव की पावर देखी जाएगी, और जो है ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है उसकी पावर देखी जाती है, उसके बाद ही कोई ग्रह रिजल्ट दे पाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, उससे हमें आइडिया लगेगा। अब महादशा अंतरदशा क्यों इंपॉर्टेंट में है, क्योंकि अगर जातक फॉरेन जाना चाहता है तो द्वादश मतलब 12th हाउस के लॉर्ड की दशा एक्टिवेट होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 12th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से प्रभाव में होना चाहिए महादशा या अंतरदशा में, ठीक है। इसके अलावा 12th हाउस से रिलेटेड और हाउसेस को भी देखना होगा आपको। छोटी यात्राओं को 3rd हाउस से देखा जाता है, ठीक है। 7th हाउस से भी जो है फॉरेन को देखा जाता है और 9th हाउस से भी देखा जाता है। तो इन हाउसेस का भी जो के प्लैनेट हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव होने चाहिए, जिससे ये योग और स्ट्रॉन्ग बन जाए फॉरेन जाने का, ठीक है। तो आपको इनकी अंतरदशाओं में जो 12th हाउस का लॉर्ड बैठा है उसकी अंतरदशा या महादशा में योग बनेंगे फॉरेन जाने के। 12th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाके बैठा है उस हाउस के जो है भावेश के जो है दशा महादशा में चांस मिलेगा जाने का, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जिस आपका 12th हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है उसके भी ग्रह के दशा और महादशा में आपको फॉरेन जाने का चांस मिलेगा। अब इसमें तो कई बार ये दशाएं महादशाएं मतलब रिपीट हो रही हैं, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि कोई भी रिजल्ट कब फ्रूटिफाइड या जस्टिफाई होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ये जानना चाहता है कि उसका प्रमोशन कब होगा, तो प्रमोशन के लिए सबसे पहले तो आपको 10th हाउस देखना होगा। 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो देखना होगा। 10th हाउस में का जो है प्लैनेट वो जाके कहाँ बैठा है उसको देखना है, और 10th हाउस पे किन प्लैनेट की जो है दृष्टि जा रही है। कोई बड़ी इवेंट के लिए नॉर्मली हम गोचर में शनि का गोचर, राहु का गोचर, केतु का गोचर और बृहस्पति का गोचर देखते हैं, क्योंकि यही वो प्लैनेट हैं जो ज़्यादा समय के लिए किसी राशि में बैठते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शनि जो है एक राशि में 2.5 साल बैठते हैं, तो उनको पूरा जो चक्कर लगाने में 12 राशियों का लगभग 30 साल का समय लगता है। ठीक उसी तरीके से गुरु जो है एक राशि में 1 साल बैठते हैं, और राहु और केतु किसी एक पर्टिकुलर राशि में 1.5 साल बैठते हैं। तो राहु, केतु, शनि और जो है आपका गुरु के गोचर से भी हम प्रेडिक्शन एक्यूरेट निकाल पाते हैं, ठीक है। अब राहु शनि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हाउस को देख रहे हैं, अब यहाँ ऐसा नहीं कि हम शनि जब देखेंगे तो खराब रिजल्ट देंगे, शनि अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, ठीक है। किसी भी इवेंट को होने के लिए अगर उनकी दृष्टि जा रही है तो इवेंट होने का चांस बनेगा आपका, ठीक है। ठीक उसी तरह से गुरु अगर अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से किसी हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं तो भी फिर योग बनते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि शनि के पास में 3 दृष्टियाँ होती हैं और गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु के पास में अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है, और शनि के पास में 3 दृष्टियाँ मतलब तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। राहु केतु की दृष्टियों को लेकर जो है काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी दृष्टियाँ होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होती। तो नॉर्मली मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं इसको इस चीज़ से भी खंडन नहीं करता कि नहीं होती है, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन करके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पहले आप बेसिक समझिए, एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो उस बारे में भी बात करेंगे, पहले बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए।